मैं ये बात कह रहा हूँ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ। SC ST को सबको वोटिंग राइट्स मिले। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, तमाम मुल्कों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार तब तक नहीं था, जो बहुत पश्चिमी देश या बहुत उन्नत देशों में थे, लेकिन महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, सबको एक वोट मिला, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन। तो इसके बाद SC ST कैटेगरी के सामाजिक उत्थान के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, मैं बार बार एक किस्सा दोहराता हूं कि उसके बाद 1956 में अपनी मौत से, अपने निधन से 6 महीने पहले बाबा साहब अम्बेडकर आगरा गए थे और समाज में जो उन दिनों हुआ उसको कहते कहते मंच से ही वो रो पड़े थे। उनका ये कहना था कि हमारे समाज का, यानी पिछड़े शोषित वंचित समाज के लोग आरक्षण का फायदा पाकर जो थोड़ा ऊंचे चले गए, उन्होंने अपना एक अलग क्लास बना लिया, ऊंचे वाले लोगों के साथ वो ऊंचे रह गए और दलितों को वो भी दलित ट्रीट करने लगे, दलितों को वो भी ट्रीट करने लगे। तो उस समाज के जो लोग ऊपर निकल जा रहे हैं, खासकर आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी उनके दिमाग में परिवर्तन होता चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बहस है और ऐसे समय में जब दुनिया AI की बात कर रही है, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था है, बन चुका है, हम AI के क्षेत्र में भी आने वाले दिनों में देश के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 3 महाशक्तियों में शामिल हो जाएंगे। एक तरफ तो भारत का ये चेहरा है, चमचमाता इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया में डंका बजी रहा है, और दूसरी तरफ हमारे शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अभी भी दलित, बैकवर्ड, SC ST, जनरल, EWS, ब्राह्मणिज्म, तो टोकेनिज्म, तो कास्टिज्म, ये सब चर्चाएं खत्म नहीं हो रही हैं जो 100 साल पहले भी हुआ करती थी। अब आखिरी सवाल आपसे, आखिर में ये अस्मिता की लड़ाई है, ये विषमता की लड़ाई है, ये समानता की लड़ाई है, या दरअसल ये सारा जहर वोट और राजनीति सियासत की लड़ाई है? देखिए, जो आपने भी एक बात कही थी कि जो अनुसूचित जाति या बैकवर्ड, जो मार्जिनलाइज तबके के लोग हैं, वो आगे जब निकल जाते हैं तो वो भी एक क्लास अपना बना लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को संपूर्णता में नहीं समझा गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर असमिता और पहचान के समर्थक थे, लेकिन उनके केंद्र में आर्थिक सशक्तिकरण का भी था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए उन्होंने संवैधानिक तौर पर जो अधिकार दिए, लेकिन मैं उन संवैधानिक अधिकारों के अलावा जब आप उनके राइटिंग स्पीचेस को देखेंगे तो वो एक मानवता परक समाज, और जो उन्होंने बुद्ध धर्म की वकालत की और बाद में अपना भी लिया, तो बौद्ध धर्म समानता की ही बात करता है, किसी के साथ ऊंच नीच की बात नहीं करता है। ये निश्चित रूप से पिछड़े दलित समुदायों में एक बड़ी बहस होने वाली है पिछले 5-10 साल में, आगे के 10-5 साल में। जो हमारे यहाँ के लोग आगे निकल जा रहे हैं, जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो नहीं करे। हालांकि लेकिन मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, क्योंकि मैं एक भूमिहीन परिवार का आदमी हूँ। मैं 2014 में जब लखनऊ में आया इंटरमीडिएट करने के बाद, तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं ठीक थी। मेरे एक साथी थे अजय कुमार सीनियर, जो इसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझे 2 किताबें दी, एक मुर्दैया और मड़कड़िका, जो तुलसी राम जी की थी, वो हमारे जिले के, जो आपके आजमगढ़ के ज़िले के। हाँ जी। उसको मैं पढ़ा तो मेरा दृष्टिकोण बदला चीज़ों के प्रति। और तमाम हमारे जानने वाले, जब मुझे एक माहौल मिला अम्बेडकर हॉस्टल में आया आज़ादगंज में, वहाँ से तमाम सिविल सर्वेंट लोग निकल चुके थे, तमाम लोग MLA हो गए थे, तो मुझे तो सोसाइटी का लाभ मिल गया। और मुझे लगता है कि सोसाइटी का जब तक किसी को लाभ नहीं मिलेगा तो पीछे रह जाएगा। इसलिए हालांकि सोसाइटी में अभी भी हैं लोग, लेकिन ये धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और JNU की वाइस चांसलर के बयान पर आप क्या कहेंगे? JNU की वाइस चांसलर का बयान तो एकदम बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो बयान मैंने क्या ही कहा जाए। ये प्रतीत है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इनके मन में क्या है।
ये सिर्फ जेएनयू के भी एक आदमी का बयान नहीं है, ये बहुत एक मानसिकता का बयान है। मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है ये बयान। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात करूंगी